संविधान संशोधन का परिचय। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये लोकतंत्र, संघवाद, फेडरलिज्म और न्याय की भावना को दर्शाता है। संविधान बनाने वालों ने, जिनका नेतृत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किया, ये समझ लिया था कि समाज समय के साथ बदलेगा, इसलिए संविधान में भी बदलाव की जरूरत पड़ेगी। अम्बेडकर जी ने कहा था, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वो संविधान भी खराब साबित होगा। इसीलिए संविधान में संशोधन की व्यवस्था रखी गई ताकि इसे समय के अनुसार बदला जा सके, पर इसकी मूल भावना बनी रहे। अब तक 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं और हर संशोधन भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का एक प्रतीक है। अनुच्छेद 368 परिचय। अनुच्छेद 368, जो संविधान के भाग 20 में आता है, बताता है कि संविधान में संशोधन कैसे किया जाएगा। ये संसद को ये शक्ति देता है कि वो संविधान के किसी भी हिस्से में जोड़, परिवर्तन या हटाव कर सके। लेकिन 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस शक्ति पर सवाल उठाया था। इसीलिए 24वां संविधान संशोधन 1971 लाया गया, जिसने साफ कहा कि संसद को संविधान के किसी भी भाग, यहाँ तक कि मूल अधिकारों में भी संशोधन करने का अधिकार है। इसके साथ ही राष्ट्रपति के लिए संशोधन बिल पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य कर दिया गया। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया थोड़ी जटिल लेकिन संतुलित है, क्योंकि भारत एक अर्ध संघीय व्यवस्था, क्वाजी फेडरल सिस्टम है। संशोधन के 3 प्रकार हैं: सरल बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी, जैसे नए राज्य बनाना, नागरिकता या संसद के नियमों में बदलाव, अनुच्छेद 2 से 4, 169। विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी, संसद के दोनों सदनों में मौजूद सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संशोधन, जैसे मौलिक अधिकारों या नीति निदेशक सिद्धांतों में बदलाव। विशेष बहुमत जोड़ राज्यों की मंजूरी, रैटिफिकेशन बाय हाफ स्टेट्स, जब संशोधन संघीय संरचना से जुड़ा हो, जैसे संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व या सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां। इससे ये सुनिश्चित होता है कि केंद्र और राज्य दोनों संविधान की स्थिरता की जिम्मेदारी साझा करें। भारत के प्रमुख संविधान संशोधन। भारत के कुछ संशोधनों ने इतिहास ही बदल दिया। पहला संशोधन 1951, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तिसंगत प्रतिबंध, आर्टिकल 19(2) जोड़ा गया और भूमि सुधार के लिए अनुच्छेद 31A व 31B शामिल किए गए। 7वां संशोधन 1956, राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया। 24वां संशोधन 1971, संसद की शक्ति को फिर से स्पष्ट किया गया कि वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। 42वां संशोधन 1976, प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, कार्यपालिका की शक्ति बढ़ी और न्यायिक समीक्षा घटाई गई। 44वां संशोधन 1978, आपातकाल, आर्टिकल 352 की दुरुपयोग संभावना को रोका गया और लोकतांत्रिक संतुलन वापस लाया गया। हर संशोधन ने भारत की राजनीतिक और सामाजिक दिशा को नया रूप दिया। संशोधन शक्ति की सीमाएं। शुरुआत में यह माना गया कि संसद की संशोधन शक्ति असीमित है। शंकर प्रसाद 1951 और सज्जन सिंह 1965 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। इसके बाद ये सवाल उठा कि क्या संसद को सब कुछ बदलने की अनुमति होनी चाहिए? अगर हाँ, तो क्या संसद लोकतंत्र को भी खत्म कर सकती है? इसी बहस ने जन्म दिया मूल संरचना सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को। मूल संरचना सिद्धांत का जन्म। ये सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले से उभरा। 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 7-6 के बहुमत से कहा कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी मूल संरचना को नहीं बदल सकती। मुख्य न्यायाधीश SM सिकरी ने कुछ मूल तत्व बताए, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन और संघीय ढांचा। इस निर्णय ने संसद की लचीलापन और संविधान की स्थायित्व दोनों में संतुलन बना दिया। जस्टिस HR खन्ना ने कहा था, संविधान अस्थायी नहीं बल्कि एक स्थायी दस्तावेज है। मूल संरचना के प्रमुख तत्व। समय के साथ अदालतों ने यह स्पष्ट किया कि मूल संरचना में क्या क्या शामिल है। संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ और न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। संसदीय लोकतंत्र, संघीय व्यवस्था और शक्तियों का विभाजन, धर्मनिरपेक्षता और स्वतंत्र चुनाव, मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच संतुलन। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975
में अदालत ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मूल संरचना का हिस्सा है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में कहा गया कि सीमित संशोधन शक्ति भी एक मूल विशेषता है। इस प्रकार न्यायपालिका संविधान की मूल पहचान की रक्षक बन गई। केशवानंद के बाद न्यायिक विकास। मूल संरचना सिद्धांत बाद में कई फैसलों से और मजबूत हुआ। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975 चुनाव परिणामों की न्यायिक समीक्षा हटाने वाला संशोधन रद्द हुआ। मिनर्वा मिल्स 1980 संसद नीति निदेशक सिद्धांतों के नाम पर मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं कर सकती। वामन राव बनाम भारत संघ 1981 केशवानंद से पहले और बाद के संशोधनों में फर्क बताया गया। I.R. कोएल्वो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 9वीं अनुसूची में रखे गए कानून भी मूल संरचना की कसौटी पर परखे जा सकते हैं। इन सभी निर्णयों ने सुप्रीम कोर्ट को संविधान का अंतिम व्याख्याकार और रक्षक बना दिया। सिद्धांत की आलोचना और समर्थन। कुछ लोग कहते हैं कि मूल संरचना सिद्धांत संसद की सर्वोच्चता को कमजोर करता है, क्योंकि अब अंतिम शक्ति न्यायपालिका के पास है। लेकिन समर्थकों का मानना है कि यह सिद्धांत लोकतंत्र की रक्षा करता है और तानाशाही को रोकता है। ये सिद्धांत न केवल भारत में बल्कि बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों में भी अपनाया गया है। वास्तव में ये सिद्धांत लोकतंत्र को रोकने वाला नहीं, बल्कि उसके पटरी से उतरने से बचाने वाला ब्रेक है। निष्कर्ष। संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को संशोधन की शक्ति देता है, लेकिन मूल संरचना सिद्धांत संविधान को आत्मा देता है। दोनों मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि संविधान में बदलाव भी हो सके और उसकी पहचान भी बनी रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसा संविधान बनाया जो लचीला भी है और स्थायी भी। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में कहा, संशोधन शक्ति व्यापक है लेकिन असीमित नहीं। यही संतुलन, परिवर्तन और स्थायित्व का भारत के संविधान को जीवंत दस्तावेज बनाता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले।